कक्षा 8 विषय हिंदी और हिंदी की एक पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसका 5वां पाठ नई समस्याएं लेकर मैं उपस्थित हूं। तो पहला जो इसके अंतर्गत शीर्षक दिया है वो है अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब इसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। तो अब यहाँ सबसे पहले बात हो रही है कि भारत में इस्लाम कैसे आया, कौन लोग थे जो इसको भारत में ले आए और ये कब आया। पहले बात हो रही है उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक हर्ष की बात हो रही है। और हर्ष के समय में कौन चीनी यात्री भारत में अध्ययन कर रहा था, तो उसका नाम था हुआन सांग। तो आप ये देखते आए होंगे कि विदेशों से यानी विदेशों से लोग भारत में अध्ययन करते आते रहे हैं और इसका बहुत पुराना इतिहास है। तो उसी क्रम में एक हम और चीनी यात्री का नाम जानते हैं जिसका नाम है हुआन सांग, जो कि कहाँ अध्ययन किया, नालंदा में। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि चीनी यात्री हुआन सांग किस उत्तर भारत के शासन के समय वह कहाँ अध्ययन कर रहे थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। हमने अभी बताया कि कौन सा राजा का क्या नाम था जिसके समय में आए थे, और 600 वर्ष लग गए भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में। मतलब भारत है और बहुत बड़ा विशाल इसका जो क्षेत्रफल है उसमें मध्य भाग तक पहुंचने में लगभग 600 वर्ष लग गए। किसको? इस्लाम को। और भारत में कैसे प्रवेश किया? राजनीतिक विजय के साथ। राजनीतिक विजय यानी राजनीति यानी राज्य पे कब्जा करके, राज्यों पर विजय प्राप्त करके, और जो इसके वाहक हैं वो फिर भारत में प्रवेश किए और उन्होंने इसका प्रसार किया। लेकिन जब भारत में प्रवेश किया तो जो इसको शुरू करने वाले लोग थे और जो इसको ले आए, दोनों नेता बदल गए थे। आगे है, अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए यानी जीते, वहाँ के राज्य पर कब्जा किया। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध के आगे नहीं बढ़े। अर्थात जो सिंध क्षेत्र था उससे आगे अरब जो थे वो नहीं बढ़ पाए। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। तो ये जो किताब का उद्देश्य है, भारत की खोज जो किताब है, इसका जो उद्देश्य है कि भारत की गौरवशाली परंपरा से, भारत की शक्तिशाली क्या है, दुश्मनों से शक्तिशाली तरीके से सामना करने की शक्ति से आजकल के युवाओं को, बच्चों को परिचित कराया जाए, ताकि वो आत्मविश्वास जो है वो फिर से वापस आ सके, और जो कि देश को विकसित बनाने के क्रम में बहुत ही आवश्यक है। इस हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। सिंध जो है बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर के क्या हो गया, एक छोटा राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। तो भारत में ज्ञान का पहले से ही पुराना भंडार है, और क्या है, यहाँ पे समय समय पे लोगों ने विषयों की किताबें लिखी हैं। तो उसी क्रम में जो गणित और खगोल शास्त्र किताबें यहाँ के विद्वानों ने लिखी थी वो कहाँ पहुँची? बगदाद। और बगदाद के लोगों को यहाँ की भाषा तो आती नहीं थी, तो उन्होंने उसका अरबी में जो वहाँ की भाषा थी उसमें अनुवाद किया। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। तो अब देख रहे हैं कि एक समय काल की बात हो रही है, कैसे इस्लाम आया, कैसे अरब आए, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, और किस प्रकार आपसी संबंध विकसित हुए और किन किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, इसी पर बात हो रही है। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। सभी लोग जान गए कि एक धर्म है, क्या नाम है जिसका? इस्लाम। मस्जिदें बनी,
इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए। कोई भी नई योजना शुरू होती है, नया कार्य शुरू होता है, तो उसके प्रचारक होते हैं उसको फैलाने के लिए, तो उनका स्वागत हुआ। ऐसे ही इस्लाम धर्म आया तो उसके प्रचारक आए जो उसकी अच्छी नीतियों, अच्छी चीज़ों को प्रसार करके लोगों को आकर्षित कर रहे थे कि ये एक धर्म क्या है, ये भी एक इसकी राह पर चलने की आवश्यकता है, तो उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी जो कि इस्लाम में आराध्य स्थल हैं। न शासन ने उसका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत के प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो किताब जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसका ये हिंदी अनुवाद है, भारत की खोज, और छात्र संस्करण में इसको संक्षिप्त किया गया है। जो कि आवश्यक चीज़ें हैं वही बताई गई हैं। तो हम पाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हिंदू मुस्लिम की जो आज अगर खाई बनी पड़ी है उसको पाटने के लिए, उसको भरने के लिए, वो हिंदू मुस्लिम के आपसी सद्भाव और प्रेम के जो प्रारंभिक समय के जो उदाहरण है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बताया जो प्रचारक आए वो तब कोई दिक्कत नहीं थी, मस्जिदें बनी, लोगों ने स्वागत किया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिक्कत कहाँ से पैदा हो गई उसके बारे में भी आगे बताया है कि ये दिक्कत कहाँ से आ गई। जो एक हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक खाई बन पड़ी है अभी भी, जो दिखती है कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष के रूप में, तो उसको पाटने के लिए, उसको भरने के लिए उदाहरण दिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि आप इस पाठ में देख सकते हैं। महमूद गजनवी और अफगान। महमूद गजनवी कौन है और क्या जिक्र है, ये इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें खूब खून खराबा हुआ। इस हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह बाकी रह गई, जो तितर बितर होकर बचे रहे। उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो वो बीज खोज के निकाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इतिहास में खोजा कि कहाँ से ये जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है वो कहाँ से इसकी नींव पड़ी और कहाँ से ये गलतफहमियाँ पैदा हो गई। एक अफगानिस्तान का एक सुल्तान महमूद गजनवी, वो 1000 ईस्वी के आसपास भारत में आता है और यहाँ पे बहुत ही निर्मम तरह से लोगों की हत्याएं करता है, यहाँ के खजानों को लूटता है और क्या करता है, यहाँ की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। तो लोग समझते हैं कि महमूद जो कि इस्लाम धर्म का अनुयायी है, समझते हैं कि जो इसका स्वभाव है वही सभी मुसलमानों का है। और यहीं से क्या होता है, यहीं से जो वर्ग संघर्ष है, जो धार्मिक संघर्ष है, उसकी नींव पड़ जाती है। एक व्यक्ति किसी धर्म के सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वो उसका अपना व्यक्तिगत व्यवहार है, उसका गुस्सा, उसकी निर्ममता, ये धार्मिक वजहों से नहीं है। यही समझाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये इतिहास के इस बिंदु पर गए हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के किस सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किया? तो उत्तर हो जाएगा, आप लिख लेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लिखते जाएंगे उत्तर क्रम से। पहला प्रश्न बताया था कि चीनी यात्री हुआनसांग किस उत्तर भारत के शासक के समय में और कहाँ अध्ययन कर रहे थे? भारत आए थे और कहाँ अध्ययन कर रहे थे, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये हो गया कि 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के किस सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किया? अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था। उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया था। इतना छोटा तो था नहीं भारत कि एक बार आक्रमण किया और पूरे पे आक्रमण सभी को प्रभावित कर दिया, सभी को लूट लिया। बहुत बड़ा भारत विशाल क्षेत्र था, तो उसने एक छोटे से हिस्से को अपनी कब्जे में लिया था और उत्तरी भारत को ही लिया था, जो कि उसके रास्ते में सबसे पहले पड़ा था। धावा यानी हमला, धावे के रास्ते में जब उसने हमला किया तो सबसे पहले जो पड़ा था कौन सी जगह थी? तो वो उत्तर भारत थी। दक्षिण में वो नहीं पहुंच पाया और पूरा मध्य पूर्वी जो भारत है वो भी बच गया। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। तो क्या किया? पंजाब और सिंधु जो क्षेत्र थे उनको अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था।
गजनी, महमूद गजनवी कहाँ से था? गजनी से। कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। तो कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का सुल्तान था। तो गजनी जो अफगानिस्तान की जगह गजनी वहाँ लौट जाता था, तो गजनी इसीलिए उसका नाम गजनवी पड़ा है। जैसे क्या होता था पहले, जैसे जगह के नाम को क्या करते थे, अपनी पहचान में शामिल कर देते थे नाम में, कि ये कहाँ का है ये पता चलता रहे, तो गजनी का है पता चलता रहे, तो ये बताने के लिए उसने गजनवी जोड़ लिया। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका, जो कश्मीर जो राज्य था तब उस पर विजय नहीं पा सका, और वहाँ यह पहाड़ी देश उसको रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। आखिरी धावे के बाद वो फिर नहीं लौटा। जब हार खाने के बाद राजस्थान में हार खा गया, तो वहाँ से वो क्या किया, फिर जब लौटा तो फिर वापस नहीं आया। तो उसने क्या क्या किया, उत्तरी भारत के एक टुकड़े को लूटा, फिर पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया, और कहाँ कहाँ से हार गया, तो 2 पॉइंट कहाँ कहाँ जीता, तो उत्तरी भारत में वो कब्जा किया थोड़ा सा, और पंजाब और सिंधु में, और कहाँ कहाँ हारा, तो वो हार गया कश्मीर से और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। तो महमूद गजनवी जो भारत से गया, तो वो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु किस सन में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। मतलब पंजाब के आगे तुर्क नहीं बढ़ पाए, वो पंजाब और सिंध जो कब्जा किया था वहीं तक रह गए, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। अब इसके बाद कौन आया, क्या हुआ, इसी के बारे में आगे बताया गया है। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। अब गजनी जो उसका जगह, महमूद गजनवी की जगह थी, उस पर किसी ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। वो कौन था? शहाबुद्दीन गौरी। नाम को याद रखेंगे, शहाबुद्दीन गौरी, अर्थात आक्रमणकारी पर आक्रमण हो गया। आक्रमणकारी की जगह पर आक्रमण हो गया, और किसने किया? और एक अफगानी ने किया। और वो कौन सी जगह थी? गजनी। और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा लिया और फिर दिल्ली पर। लाहौर जो कि अब क्या है, पाकिस्तान में है, जो सब उस समय में सब भारत का ही हिस्सा थे। और फिर दिल्ली पर। तो पहले वो कहाँ आया लाहौर में, और उसके बाद दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। दिल्ली के उसमें राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो इस बार उसकी जीत हो गई, और 1192 ईस्वी में क्या किया? वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे, और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। अब क्या है, अभी वर्तमान में दिल्ली क्या है? पूरे भारत की नई दिल्ली राजधानी है। तो वहाँ पे अगर किसी का शासन है, तो मतलब वो पूरे भारत पे उसका शासन। केंद्रीय जो व्यवस्था के जो प्रमुख हैं, केंद्रीय संचालक जो हैं, वो बैठते हैं कहाँ? वो बैठते हैं सब नई दिल्ली में। तो तब ऐसी स्थिति नहीं थी, सभी राज्य अपना स्वतंत्र थे और सभी राज्यों के अपने अपने अलग अलग केंद्र थे। तो दिल्ली फतेह करने का मतलब ये नहीं था, दिल्ली को जीत लेने का मतलब ये नहीं था कि पूरे भारत पर कब्जा हो गया। दक्षिण में चोल शासक थे जो बहुत शक्तिशाली थे, और उसके अलावा अन्य स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर अपना विस्तार करने में 1.5 शताब्दी लगी। 1.5 शताब्दी यानी 1 शताब्दी यानी 100 वर्ष, तो 1.5 शताब्दी यानी 150 वर्ष लगे। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। प्रतीकात्मक यानी एक माना जाता था कि दिल्ली पर जिसने कब्जा कर लिया उसका वर्चस्व ज़्यादा है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। उसके बाद भी आए अफगान, वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। तो जो अफगानिस्तान अभी अलग दिखता है आपको, वो लंबे समय तक भारत का हिस्सा होकर रहा था।
14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। 14वीं शताब्दी के अंत में, 14वीं शताब्दी यानी क्या है, अब शताब्दी कोई बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी मतलब जो 2001 से लेकर के और जो वहाँ तक का समय है, 2100 तक का समय है, वो क्या है, 21वीं शताब्दी। तो वैसे ही अगर 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, वैसे ही अगर 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1301 से लेकर के 1399 तक का जो समय है, उसी के बीच में का जो समय है। 14वीं शताब्दी के अंत में यानी 1375 के बाद का समय होगा, वही तो अंत है उसका। तो उत्तर की ओर से आकर ये 1390 के बाद ही आया था, ठीक है। तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा, ज़्यादा दिन नहीं रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। वीरान यानी सुनसान कर दिया, खाली कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था, उन्हीं की खोपड़ियों, ठीक है, के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही वह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। तो एक प्रश्न बनता है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण में कौन से दो बड़े राज्य कायम हुए। तो पहला है गुलबर्ग यानी बहमनी और दूसरा है विजयनगर। ये भी कह सकते हैं कि गुलबर्ग का दूसरा नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका बहमनी। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। अब ये हमारी क्या है, एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि अगर कोई कमज़ोर पड़ जाता है तो वहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लोग बट जाते हैं। यही हुआ उत्तरी भारत का। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। तो अब ये विजयनगर और जो गुलबर्ग थे वो कितने विकसित थे, इसके बारे में ये बात दी हुई है। और हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित कर रहे थे उत्तर के, जो उत्तर में लगातार हमले हो रहे थे, तो लोग यहाँ से लग रहा था कि ये रहने में दिक्कत है, यहाँ पे संकट है, कभी भी आक्रमण होते रहते हैं, तो वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, दक्षिण में जाकर के। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर के एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। पानीपत की लड़ाई की बात आ गई और उसने 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। 1526 में जो लड़ाई थी पानीपत की, उसमें वो जीत के और बाबर क्या किया, दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया, वहीं बैठ गया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव इसी ने डाली। तो बाबर कौन था, तुर्क मंगोल, तो वो क्या किया, तैमूर वंश का ही था। तैमूर कौन, तैमूर जो आया था 14वीं शताब्दी के अंत में, तो उसी का वंशज जो था, उसी के क्रमशः जो परिवार से था। वंश क्या होता है, जैसे कि दादा, उनका बेटा, फिर उनका बेटा, तो ऐसे ही करके इसी कड़ी में किसी न किसी से परिवारों से इसके संबंध थे। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीत करके और बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो आगे का पार्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसमें जो प्रश्न हमने खोजे हैं उनके उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे।